हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपने जितने भी टॉपर देखे होंगे वो कैसे निकलते हैं, वो हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझते हैं, तभी जाके उनको जो है हर एक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आपने भी हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझनी है। यानी कि यहाँ पर यदि चर लिखा हुआ है तो आपको चर का मतलब समझ पता होना चाहिए क्या है। रैखिक लिखा हुआ है, रैखिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। समीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आपने इनका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। आप तभी इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास ये दो समीकरण दी हुई है। तो इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चर क्या होते हैं और ये रैखिक क्या होता है। ये तो आप देखो, यहाँ पर चर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, उनको हम चर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर x देख रहे होगे, y देख रहे होगे, इनको हम क्या बोलेंगे, चर बोल देंगे। ये आपको x दिख रहा है और ये y दिख रहा है, आपको जितने भी x y दिखेंगे यहाँ पर, इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है। और जो जितनी भी आपको ये संख्याएं दिख रही है, 5 दिख रही है, ये -4 दिख रही है, ये 8 दिख रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलते हैं। ये 7 है, ये 5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, 5 को एचर। ठीक है। यानी कि जिनका मान बदल जाए उनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलेंगे। जिनका मान बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यानी एक्स वाई के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इस तरीके से। यानी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और जो ये एचर है, आप चर को इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो कि कोई जानवर है, जानवर यहाँ कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो चर रहा है। यानी कि वो चरते चरते यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपना स्थान बदल रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चर बोल सकते हैं। यानी कि जिसका मान बदल जाए। चर क्या होता है, मान ले कोई जानवर यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो चर ही नहीं रहा, यानी कि एक ही जगह पर खड़ा है, तो वो एचर है। तो उसको उसका मान तो वो नहीं बदल रहा है, वो पहले भी यहीं था और अब भी यहीं पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एचर बोल सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ समझाने के लिए है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो चर का मतलब क्या है, जानवर जैसे चर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यानी कि मान बदल रहा है उनका। यहाँ पर कुछ था और यहाँ पर कुछ था। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, चर क्या होता है और एचर क्या होता है। उसके बाद आता है एचर, जिनका मान न बदले। जिनका मान न बदले, उसको हम क्या बोलेंगे, एचर बोल देंगे। चर और एचर आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, रैखिक क्या होता है। रैखिक, आपको यहाँ पर x दिख रहा होगा, y दिख रहा होगा, यहाँ पर x दिख रहा होगा और ये y दिख रहा होगा। यदि x की सबसे बड़ी घात 1 है और y की भी सबसे बड़ी घात 1 है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रैखिक बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, रैखिक। यदि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता है या एक्स की 3 होता है, वाई की पावर 2 होता है, इस तरीके से इनको हम रैखिक नहीं बोल सकते। ठीक है, ये रैखिक नहीं होंगे। यानी कि एक्स की घात 1, आप यहाँ पर एक्स की घात 1 लिखो या ना लिखो, तो इसका मतलब भी यही है। एक को हम वैसे लिखते, तो जिनकी घात 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। जिसकी घात 2 हो या 3 हो उसको हम रैखिक नहीं बोलेंगे, उसको हम द्विघात बोल सकते हैं, त्रिघात बोल सकते हैं। ठीक है। आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया, रैखिक क्या होता है। समीकरण आप देख ही सकते हो। यानी कि ये हमारे पास क्या होती है, जब भी आपको ये इस तरीके से कोई बीजीय व्यंजक दिखता है और बराबर 0 के दिखता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रैखिक समीकरण, ये समीकरण बोल देते हैं। यानी कि बराबर में 0 होगा। और युग्म क्या है, क्या होता है, हमारे पास दो समीकरण है, तो दो समीकरण का जोड़ा है, यानी कि जोड़े को ही हम क्या बोलते हैं, युग्म बोल देते हैं। तो दो समीकरण को हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण युग्म बोल सकते हैं। तो आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर को करने से पहले आपने इसके मतलब को अच्छे तरीके से समझना होगा, आप तभी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर पाओगे।
ठीक है। और जो इसका मानक रूप होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, वो क्या होती है वो देखो आप यहाँ पर, आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो मानक रूप होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी कि और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होते हैं हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। जो x के आगे जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं a1, और y के आगे जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं b1। मान लो कि यहाँ पर x के आगे जो वैल्यू है 3 है तो इसको हम क्या बोल देंगे a1 बोल देंगे। y के आगे हमारे पास वैल्यू है प्लस के 4 तो इसको हम क्या बोल देंगे b1 बोल देंगे, और प्लस में c1। और ये आप यहाँ पर ये c1 की वैल्यू देख सकते हो कितनी है, माइनस के 20। इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू देखनी है। और इस चैप्टर में जो आप ये सारणी देख रहे हो इस सारणी को आपने अच्छे तरीके से समझ करके याद करना है। आप इसको याद किस तरीके से करोगे तो चलो मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दो समीकरण दिख रही है और आप यहाँ पर देख सकते हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, b2 के। तो ये क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है पहले आप ये समझो। एक रेखा हमारे पास ये हो गई और एक रेखा मान लो कि हमारे पास ये हो गई। ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, ये दो रेखाएं आपस में काट रही है तो इनको हम क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। दूसरे नंबर पे क्या हो जाता है, एक हमारे पास रेखाएं होती है इस तरीके की। हम दो रेखा की यहाँ पर बात कर रहे हैं बस। दो रेखाओं की ही बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं आपको इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि दो समीकरण युग्म है तो ये जो ये रेखाएं बन रही है ये समीकरण युग्म ही है असल में। तो आप यहाँ पर देखो ये दो समीकरण है तो ये क्या हो जाएगी, समीकरण युग्म। तो ये एक समीकरण हमारे पास ये हो जाएगी और एक समीकरण ये हो जाएगी। यानी कि इस रेखा की हमारे पास एक समीकरण होगी और इस रेखा की हमारे पास एक समीकरण होगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आती है, समांतर रेखाएं आती है हमारे पास। ये समांतर रेखाएं क्या होती है, जो इन दोनों रेखाओं का जो यहाँ पर अंतर है यदि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा। यानी कि ये रेखाएं जो है दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी काटेगी नहीं या आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, समांतर रेखाएं। उनको हम क्या बोल देंगे, समांतर रेखाएं। और एक तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास, देखो ये एक रेखा नहीं है, ये दो रेखाएं है। एक रेखा तो ये हो गई और एक ही रेखा इसके ऊपर भी है। यानी कि ये दो रेखाएं, एक नीचे रेखा है और एक इसके ऊपर रेखा है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे संपाती रेखाएं। इन तीनों रेखाओं को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, दो रेखाएं यदि किसी एक बिंदु पर काट रही है आपस में तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाएं आपस में कहीं पर भी ना काटे तो उसको हम बोल देते हैं समांतर रेखाएं। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, संपाती रेखाएं। ये तो आपको समझ में आ गया प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और ये संपाती रेखाएं क्या होती है और ये समांतर रेखा क्या होती है। अब आपने इसका ये भी पढ़ना है कि किसका एक हल है और किसके अनेक हल है
और किसके कोई भी हल नहीं है। तो इन रेखाओं से ही आपको ये समझ में आएगा। तो देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, किसी एक बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका एक हल है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं अद्वितीय हल या एक हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? एक हल ही होता है। और ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं, या इसको आप ये भी बोल सकते हो केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास समांतर रेखा। ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। उसके बाद आती है हमारे पास ये संपाती रेखा। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, यानी कि यदि मैं इस रेखा के ऊपर एक बिंदु लेता हूँ, तो ये बिंदु ऊपर वाली रेखा के ऊपर भी है और नीचे वाली रेखा के। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर एक बिंदु और लेता हूँ या यहाँ पर और बिंदु लेता हूँ, तो ये दोनों रेखाओं के ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि इसके एक से ज़्यादा हल है, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये बिंदु जो है, ऊपर वाली और नीचे वाली रेखाएं जहाँ जहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही है, एक ही जगह पर है ये बिंदु, तो इसका मतलब यही होगा कि इसके अनेक हल हैं। आप लिख सकते हो अनेक हल, यानी कि दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काट रही थी, तो एक हल हो गया, और ये बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है, तो इसका मतलब क्या है? अनेक हल है। और किसी भी बिंदु पर ना काटे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि कोई भी हल नहीं है। ठीक है। आपने एक तो इसको याद करना है, जो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या मानक रूप है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, और आपने इनको भी अच्छे तरीके से याद करना है। यानी कि हमारे पास एक समीकरण ये दी हुई है और एक समीकरण ये दी हुई है, यानी कि ये हमारे पास समीकरण युग्म हो गया। एक्स के आगे जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं? a1 बोलते हैं। वाई के आगे जो वैल्यू होगी उसको हम a2 बोलते हैं, और यहाँ पर c1 तो है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये a1, यानी कि a1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और बटे में a2 की वैल्यू हमारे पास 3, यानी कि 1/3। इसी तरीके से b1 बटे b2 निकाल सकते हैं, -2/4, यानी कि ये वैल्यू हो गई। इससे आप क्या देख सकते हो कि a1 बटे a2, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। ये रेखाएं क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेद कर रही है। यदि ये रेखाएं आप यहाँ पर देखो, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है। इसी तरीके से b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और b2 की वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा 3/6। यदि आप इनको काटोगे आपस में, 2/4 को काटोगे तो 1/2 आएगा, और 3/6 को काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/2। और इसी तरीके से ये c1/c2 हमारे पास -9/18 है। यदि आप इनको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और ये हो जाएगा बराबर c1/c2। यदि ये ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? संपाती रेखाएं होती है, यानी कि ये तीनों बिंदु आपस में बराबर हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? रेखाएं संपाती है। और यदि हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि हमारे पास ऐसा होता है तो रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है। आपने इन सारणी को अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप इनको आगे आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, और इनका यूज जो है आने वाले क्वेश्चन में होगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, और ये किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होंगे आपने इनको देखना है। ठीक है। तो चलो हम करते हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? देखो,
प्रश्नावली 3.1 में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें समस्याएं दी हुई है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हमें ये कहा गया है। तो देखो, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले भाग में हमें क्या कहा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने इसको किस तरीके से करना है, तो देखो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पर लड़के और लड़कियां हैं। आप लड़कों को x मान सकते हो और लड़कियों को y मान सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर दो चर लेने हैं। दो चर कौन से हो जाएंगे, x और y। तो हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x है और माना लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसका मतलब क्या है, लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। तो यहाँ से हमें प्रथम स्थिति हमें क्या मिलती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम स्थिति के अनुसार, यानी कि लड़के प्लस लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10 है, यानी कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। आप इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हो। आगे इसने क्या कहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, आगे कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या आपने बतानी है। तो द्वितीय स्थिति हमें, दूसरी स्थिति हमें क्या कह रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति में इसने कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपने क्या करना है, लड़कों की संख्या को आपने y मानना है। क्यों मान रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और लड़कियों की संख्या को आपने x मानना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या को आप x मानोगे और लड़कों की संख्या को आप y मानोगे। इसने आगे क्या कहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या को आपने कितना मानना है, लड़कियों की संख्या को आपने x मानना है। तो आप लिख सकते हो x बराबर लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या y है, y से 4 अधिक क्या है, लड़कियों की संख्या है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है लड़के की जितनी संख्या है उससे कितनी है, 4 अधिक है। तो आप क्या करोगे, प्लस में 4 करोगे। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो आप, इसका हमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले आपने इसका बॉक्स बनाना है। तो समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से आप क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 से हमारे पास यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। यदि आप x की वैल्यू 0 रखते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ पर क्या
लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, x के स्थान पर यदि आप 0 रखते हो, यहाँ पर x प्लस में y बराबर है 10, तो यहाँ से आपके पास y का मान हमारे पास क्या आया, 10 आ गया। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y का मान हमारे पास कितना आया, 10 आया। इसी तरीके से आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x बराबर 10 हो जाएगा, तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यदि आप y के स्थान पर 0 रखते हो। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास समीकरण नंबर 2 से क्या निकल के आता है, ये x हो गया और ये y हो गया। यदि आप y के स्थान पर 0 रखते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4। यदि आप y के स्थान पर 0 रखते हो, यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखोगे, x माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4। यदि आप y के स्थान पर 0 रखते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरीके से यदि आप x के स्थान पर 0 रखते हो, x माइनस वाई बराबर 4 है, x के स्थान पर यदि आप 0 रखते हो तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। तो ये माइनस को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, माइनस के 4। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, माइनस 4। अब आपने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो देखते हैं हम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरीके से आपने ग्राफ लेना है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है एक्स अक्ष, और ये होती है हमारे पास वाई अक्ष। ठीक है। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। और यहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं यहाँ पर वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ऊपर ये हो जाएगा 10। ठीक है। यहाँ पर x की जितनी वैल्यू होगी प्लस में होगी, और यहाँ पर x की जितनी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है। समझ में आ गया। ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स की जितनी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, और यहाँ पर वाई की जो जितनी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जितनी वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से हम यहाँ पर हमने वैल्यू लिखनी है। तो बॉक्स नंबर, ये समीकरण नंबर 1 से हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यू आई, 10 वैल्यू आई निकल के। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। जैसे मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो हमारे पास क्या कौन सी रेखा निकल के आती है, ये आ गई। और एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर समीकरण ये बॉक्स नंबर 2 से एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है, -4। इनको हम लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 4 हमारे पास यहाँ पर है और वाई की वैल्यू -4 यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब आप देखो जहाँ पर भी ये मिल रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ये 7 आ गई एक्स की वैल्यू। आगे हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, पीछे हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। ये पॉइंट जो आएगा कितना आया, 7 और 3।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लड़कियों की संख्या कितनी आई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7 आई, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी निकल के आई, यानी कि इस तरीके से होता है x और y, यानी आगे हम x लिखते हैं पीछे y लिखते हैं। x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। तो आप बता सकते हो कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आपने यही ज्ञात करना था कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे भाग में सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताना है। तो चलो हम बताते हैं क्या बताना है। तो पेंसिल और हमारे पास कलम है, तो पेंसिल के मूल्य को हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य है, माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये और माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य वाई रुपये है। ठीक है, उसके बाद हमें जो ये प्रथम स्थिति है इसमें हमें क्या कहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति के अनुसार, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्रथम स्थिति में क्या क्या कहा है, 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है, प्लस एक कलम का मूल्य यदि y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इनका कुल मूल्य हमें कितना दिया है, 50 रुपये दिया है। ठीक है, और ये दूसरी स्थिति में हमें क्या दिया है, दूसरी स्थिति के अनुसार, ठीक है, 7 पेंसिल प्लस में 5 कलम का मूल्य हमें कितना दिया है, 46 रुपये। 7 पेंसिल का मूल्य है और 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य यदि y रुपये है तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इनका मूल्य हमें कितना दिया है, 46 रुपये दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पर भी ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या समीकरण है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण है, इससे हम x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हम y के स्थान पर 0 रख दें, y के स्थान पर यदि हम 0 रख दें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी
5x प्लस 7y है, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 7 की गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0, ये 0 हो गया बराबर 50। तो x बराबर 50, इस 5 को हम 50 के बटे में लेकर के जाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना निकल के आया, 5 दाए 50। x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू ये y की वैल्यू यदि हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 10 आई। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू यदि हम कितना रखें कि ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 3 रखते हैं। 3 क्यों रख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ, आप यहाँ पर देखो समीकरण हमारे पास क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो ये 5 है और x की वैल्यू 3 है प्लस 7y बराबर 50। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 15, ये यहाँ पर कितना है 7y। तो ये 50 में से 15 गए, कितने बचेंगे 35, यानी कि 7y बराबर 35 है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 बटे में 7, यानी कि 7 पंजे 35। ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी, x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 आई। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे और इसका बॉक्स बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 से हमें चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या समीकरण है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के स्थान पर रखेंगे। y का मान रखते हैं हम -2 रखते हैं, चलो -2। तो 7x है प्लस 5 और ये 5 गुणा में ये y का वैल्यू कितनी है, -2 बराबर 46। ठीक है। तो ये 5 की गुणा 2 के साथ -2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, -10। 7x ये -10 हो जाएगा। इसको मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा, ये -10 बराबर 46। -10 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 46, ये प्लस के 10 हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना आया हमारे पास, 46 प्लस 10 56। ठीक है। तो 7x बराबर 56 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 यहाँ पर चला जाएगा 56 के बटे में, 7 56। तो y की वैल्यू जैसे मैंने -2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। आप यहाँ पर रख सकते हो। y की वैल्यू मैंने -2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 8 निकल के आई। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो रख दी, अब हम x की वैल्यू रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखे कि ये यहाँ पर पूरा पूरा कट जाए। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये नहीं कटेगा। 1 रखते हैं, 7 2 रखे या 3, जैसे हम x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, देखो तब ये पूरा पूरा कट जाएगा। 7x के स्थान पर 3 रख रहा हूँ तो प्लस में 5y। x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 3 रखी। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखते हैं चलो। 7 × 3 = 21 हो गया।
तो इस 21 को मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो 46 माइनस 21 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5y। तो कितना आया ये हमारे पास आ जाएगा 25। 46 में से 21 को माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू देख सकते हो, ये यहाँ पर कितना है 25, और ये 5 जो है बटे में चला जाएगा 25 के। तो 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, बचो बचो 25। ठीक है, तो जैसे मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। जो यहाँ पर जो बॉक्स में जो वैल्यू आई है इनका अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, वाई अक्ष होती है। यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं 0। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कहीं बीच की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे जाओगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 रख सकते हो, यहाँ पर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 3 4 5 इस तरीके है। या फिर आप 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 15, लेकिन आपने जो अंतर है उनका बराबर रखना है। तो चलो मैं यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जितनी लिखी जाएगी प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जितनी एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर 0 से इस तरफ दूसरी तरफ वो माइनस में लिखी जाएगी। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। वाई की वैल्यू यहाँ पर ऊपर प्लस में होगी, नीचे यहाँ पर 0 से नीचे की तरफ माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। ये -1 हो जाएगा वाई की वैल्यू, ये -2, ये यहाँ पर -3, ये -4। आप यहाँ पर इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हमने एक ग्राफ तो बना दिया। अब हम क्या करते हैं, जो बॉक्स में वैल्यू लिखी हुई है इनको हम यहाँ पर उतारते हैं। तो x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 5 निकल के आती है। x की वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 5। तो एक बिंदु ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, और दूसरी हमें यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 10। x की वैल्यू 10 हमारे पास कहाँ पर है, इस बिंदु को और इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो चलो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन निकल करके आती है, रेखा। एक ये आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू यदि 8 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2। तो एक बिंदु ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो एक रेखा हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, तो चलो हम इनको भी आपस में मिला देते हैं। ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास 8 और -2 का, और ये हो जाएगा 3 5 का। तो ये दोनों रेखाएं आपस में ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की। आगे हम x की वैल्यू लिखते हैं, पीछे y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना है, 3 रुपये है, और एक कलम का मूल्य हमारे पास कितना निकल के आया, 5 रुपये। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा, हमें ये बताना है। तो जो हमने पीछे सारणी देखी थी, यहाँ पर हम इस सारणी की हेल्प से ही हम यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग है वो इसमें कितना दिया हुआ है, 5x-4y+8 = 0, और ये 7x+6y-9 = 0। ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, 5x-4y+8 = 0 और ये 7x+6y-9 = 0। तो ये हमारे पास दो समीकरण दी है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, A1, B1 और C1 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो यहाँ पर इनकी A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, ये x के आगे जो वैल्यू होगी वो A1 की होगी, और y के आगे जो वैल्यू होगी वो B1 की होगी, -4। ये हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। ये होती है हमारे पास दो समीकरण, जो इनका असली रूप होता है या मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मानक रूप। ठीक है, x के आगे जो वैल्यू होगी वो A1 की होगी, y के आगे जो वैल्यू होगी वो B1 की होगी, और ये +C1 होता है। इसी तरीके से x के आगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x के आगे जो वैल्यू होगी वो A2 की वैल्यू होगी, और ये y के आगे जो वैल्यू होगी वो B2 की वैल्यू होगी, और ये C2 की वैल्यू होगी। इस तरीके से आपने, ये हमारे पास इसी तरीके के दो समीकरण है, यहाँ से A1, B1 और C1 की वैल्यू आपने निकालनी है, और A2, B2, C2 की। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, और ये B2 की वैल्यू कितनी है, 6, और C2 की वैल्यू कितनी है, -9। ये आ गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद जो हमारे पास ये थी, ये सारणी थी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 ले रहे हैं। क्या करेंगे, A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 5/7 है, और ये B1/B2 की वैल्यू कितनी है, -4/6। यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, B1/B2 के। इसका मतलब क्या है, यदि A1/A2 और B1/B2 आपस में ये बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप लिख सकते हो, अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये रेखाएं कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट में हमें, दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, दो समीकरण दी हुई है, 9x+3y+12, 9x+3y+12 = 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। 18x
प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। x के आगे जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a1 की, कितनी है 9। और y के आगे जो वैल्यू है वो किसकी होती है, b1 की, कितनी है 3। इसी तरीके से ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, c1 की, कितनी है 12। इसी तरीके से आप a2 की वैल्यू निकालोगे, कितनी है 18। समीकरण नंबर 2 के अंदर x के आगे जो वैल्यू होगी वो a2 की वैल्यू होगी, और समीकरण नंबर 2 के अंदर y के आगे जो वैल्यू होगी वो b2 की वैल्यू होगी, कितनी है 6। और ये c2 की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लिखोगे यहाँ पर a1 बटे a2 कितना है 9 बटे 18, यानी कि आप इसको काटोगे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप b1 बटे b2 को सोल्व करोगे, कितना है b1 बटे b2, ये b1 3 है और b2 की वैल्यू कितनी है 6। इसको आप काटोगे 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, ये आ गया। और इसी तरीके से आप करोगे c1 बटे c2, कितना है 12 बटे में 24, ये 12 एकम 12 होता है और 12 दूनी 24, यानी कि a1 बटे a2 किसके बराबर है, ये तीन वैल्यू बराबर आपस में 1/2 1/2 और 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास हो गया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। यदि ये रेखाएं आपस में बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, ये रेखाएं कैसी है, संपाती रेखाएं है। अतः रेखाएं संपाती है। ठीक है, रेखाएं कैसी है, संपाती रेखाएं होती है। संपाती रेखाएं कैसी होती है, ये हमारे पास पहली रेखा है और इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, उनको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। और तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, ये समीकरण दिया है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या दी है, 2x - y + 9, 2x - y + 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है 6, a2 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू कितनी है -3, और ये c1 की वैल्यू कितनी है +10। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ये b1 है, और ये b2 की वैल्यू कितनी है, y के आगे कितना है, ये 1 है तो -1 हो जाएगा, और निशान माइनस का है तो -1 हो जाएगा। और ये c2 है, c2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a1 बटे a2, यानी कि 6/2, यदि आप इसको काटोगे 2 एकम 2 और 2 तिये 6, यानी कि कितना आया 3/1, यदि आप इनको काटोगे। इसी तरीके से b1 बटे b2, b1 की वैल्यू कितनी है -3 है और b2 की वैल्यू कितनी है -1। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया, यानी कि b1 बटे b2 की वैल्यू कितनी आई 3/1, और ये c1 बटे c2 की वैल्यू कितनी है 10/9। इससे आप क्या निकाल सकते हो, a1 बटे a2 की वैल्यू 3/1 है, b1 बटे b2 की वैल्यू 3/1 है, यानी कि a1 बटे a2 किसके बराबर है, b1 बटे b2 के, और ये c1 बटे c2 कितना है 10/9। तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, c1 बटे c2 बराबर नहीं है ये वैल्यू। जब हमारे पास इस तरीके की स्थिति या कंडीशन बनती है तो हम क्या बताते हैं, तो रेखाएं कैसी होती है,
ये समांतर रेखाएं होती है जिसका कोई हल नहीं होता। कैसी होती है ये? समांतर रेखाएं होती है, ये होती है हमारे पास समांतर रेखाएं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं समांतर है। इस तरीके से आपने करना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।